हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड, फाइन एंड हेल्दी। मेरा नाम मिराज है और आज हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधीज फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की थी उसने किस तरह से नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, क्या फर्क पड़ा उससे इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। नेशनल मूवमेंट जो आजादी के लिए था अंग्रेजों से। इसमें यह देखना होगा कि क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से लिखना है, स्ट्रक्चर करना होगा। पहले यह देखेंगे कि सत्याग्रह क्या है, क्या होता है, इसका मायने क्या है, फिर इसको किस तरह से अप्लाई किया गया, इसका इंपैक्ट क्या हुआ और इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, यह सब देखेंगे हम लाइन बाय लाइन। पहला देखते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह होता क्या है, इसका मायने है सत्याग्रह, फोर्स ऑफ ट्रूथ। इसका कोर प्रिंसिपल है, इसकी जो बुनियाद है वो है नॉन वायलेंस या अहिंसा। कोई भी काम करवाएंगे हम अहिंसा के जरिए करवाएंगे। जो लोग सत्याग्रह को फॉलो करते हैं उनका एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता है और वो ये है कि रियल पावर लाइज इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। असली पावर मन की शक्ति में होती है, फिजिकल वायलेंस में कोई फायदा हासिल नहीं होता। फिजिकल वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होता। आज आप फिजिकल वायलेंस करेंगे, कल को सामने वाली पार्टी और ज्यादा फिजिकल वायलेंस करके आपको दबा देगी, नतीजा कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें क्या क्या चीज इस्तेमाल हुई, मेथड्स क्या थे सत्याग्रह के। पहला था पीसफुल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस करना है लेकिन शांति के साथ में। नॉन वायोलेंट सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस करनी तो है, यानी कि जो हमसे कहा गया है, सरकार ने जो आदेश मानने के लिए दिया है हमको, हम वो आदेश नहीं मानेंगे लेकिन सिविल तरीके से, सभ्य तरीके से। दूसरा, अपीलिंग टू द कॉन्शियंस, उसकी अंतरात्मा, जो ऑप्रेसर है, जो जालिम है, जिसके खिलाफ हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी कॉन्शियंस को अपील करना चाहता है कि वो अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि भाई जो वो कर रहा है वो गलत है, और बिना किसी वायलेंस के उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ना, बिना किसी वायलेंस के उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ना, ताकि वो उससे खुद ही सवाल करे कि जो वो कर रहा है वो गलत है। एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी पहले यही चीज साउथ अफ्रीका में अप्लाई कर रहे थे। इससे पहले हिंदुस्तान में तो गांधी जी 1915 के आसपास कहीं आए थे, उससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह को फॉलो करके वहां पर जो रहने वाले इंडियंस थे उनके हक की लड़ाई लड़ी। वहां पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, वहां पर उन्होंने हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई और एक मजबूत लड़ाई लड़ी। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, उनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरुजी भी कहा जाता है, 1915 में 1915 में उनकी रिक्वेस्ट करने पर गांधी जी हिंदुस्तान आए। उन्होंने कहा होगा कि भाई जो काम आप यहां कर रहे हो वो अपने देश में आकर करो, अपने देशवासियों के लिए करो। बहरहाल जब गांधी जी यहां आए तो ऐसा नहीं गांधी जी यहां आके एकदम फेमस हो गए और गांधी जी को सबने हीरो की तरह एक्सेप्ट कर लिया। पहले गांधी जी ने यहां पर देखा, इन्होंने टूर किया पूरे हिंदुस्तान का गांधी जी ने, और उसके बाद में ये जाना कि यहां की स्थिति कैसी है। उन्होंने देखा और फिर उन्होंने 3 मरतबा सत्याग्रह करके सत्याग्रह की पावर का यहां के लोगों को एहसास कराया। सबसे पहला चंपारण में सत्याग्रह हुआ 1917 में, जहां पर जबरदस्ती किसानों से इंडिगो को ग्रो करवाया जाता था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई सत्याग्रह के जरिए और फिर उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई। दूसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह और एक और था खेड़ा और अहमदाबाद, इन 2 जगहों पर सत्याग्रह हुए थे 1918 में। इसमें गांधी जी ने जो पीजेंट्स थे उनकी जायज डिमांड को पूरा करवाया था सरकार से। और तीसरा आता है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फुल फ्लेजेडली सत्याग्रह को लॉन्च किया और फिर लोगों को दिखाया कि सत्याग्रह से क्या हो सकता है, इंपैक्ट ऑफ सत्याग्रह। इससे नतीजा क्या हासिल हुआ था, देखिए सत्याग्रह से सबसे पहला नतीजा यह हासिल हुआ था, इससे पहले तक, सत्याग्रह से पहले तक गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया उससे पहले तक कुछ फैक्शंस, कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग ही जानते थे कि हम किस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आज हर सेक्शन में, हर किसी सेक्शन में, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हर किसी सेक्शन को उन्होंने, जो हमारा मूवमेंट है आजादी का, उसमें इंक्लूड कर लिया। मोबिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स सेक्शन, हर तरीके के सेक्शंस को उन्होंने, जो क्रांति का जो एक मूवमेंट था उसमें उन्होंने शामिल कर लिया, जिसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स तो शुरू से थे ही, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हर क्लास के लोगों को उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। उनका मेन पर्पस था, उन्होंने जो मेन बात कही थी वो थी नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। जो 2 चीजें थी सत्याग्रह में, नॉन वायलेंस, वायलेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप वायलेंट हो गए तो आप दबा दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। आपको वायलेंट नहीं होना है, वायलेंट नहीं होंगे तो सामने वाला हथियार उठाने से पहले सोचेगा कि भैया ये लोग वायलेंट तो है ही नहीं, ये लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम इनके ऊपर हथियार कैसे उठाएं। और ट्रूथ, सच्चाई के साथ में अपनी बात कहें। ये फिलॉसफी रीजनल और सोशल बाउंड्रीज पूरे हिंदुस्तान में, रीजन को छोड़ के, अब चाहे वो अवध का हो, चाहे तमिल का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे बंगाल का हो, कोई सा भी रीजन हो, सब जगह ये सत्याग्रह की फिलॉसफी जो है वो सब जगह पेनिट्रेट कर गई और वहां पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। सोशल बाउंड्रीज, हर क्लास के, सोसाइटी के हर क्लास के लोगों को इस आइडियोलॉजी ने अपील किया।
और जिससे क्या हुआ, हिंदुस्तान का स्ट्रगल जो था इंडिपेंडेंस के लिए उसको और मजबूती हासिल हुई। सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, इसने जो है क्रांति लेकर आया। ये ऐसी क्रांति थी जिसका फोकस था मॉरल एंड सोशल जस्टिस, केवल सोशल जस्टिस, सोसाइटी जो सोशल जस्टिस है, जो अलग अलग क्लासेस बने हुए हैं सोसाइटी में, सबको बराबरी का हक होना चाहिए, कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। इसका पर्पस केवल वही नहीं था कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए अंग्रेजों से, मगर एक गहरी फाइट थी, उससे कहीं ज्यादा डीप थी ये फाइट, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मुराद अंग्रेजों के आने से पहले जो भी भेदभाव, जो भी डिफरेंसेस थे, उन सब को इसमें इनकलकेट कर लिया गया था कि अंग्रेजों से आजादी तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो और बुराइयां हैं, जो और कुरीतियां हैं, उन सब से हमें आजादी चाहिए, और ये सत्याग्रह से हासिल हो सकती है। सबसे पहली मर्तबा जो गांधी जी ने जो पूरे हिंदुस्तान में पैन इंडियन सत्याग्रह मूवमेंट जो था, वो था रॉलेट सत्याग्रह। जो रॉलेट एक्ट 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने ये लॉन्च किया, और इस मूवमेंट के लॉन्च होते ही गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान भर में गांधी जी की एक पहचान बन गई, और लोग मानने लगे थे कि गांधी जी सत्याग्रह के जरिए जरूर ब्रिटिश की जड़ों को हिला सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Describe the spread of non-cooperation movement of 1920 and 22 to different social groups. खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू तो हुआ था, ये हुआ था 1920 में शुरू हुआ था और 22 तक चला था। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था चौरी चौरा का, जिसकी वजह से ये मूवमेंट वापस ले लिया गया, लेकिन इस मूवमेंट ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। कैसे, अब देखते हैं। इसका पर्पस था, इसमें ये जो नॉन कोऑपरेशन था, इसका पर्पस क्या था, इसका फोकस था नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमें उनका सहयोग नहीं करना, असहयोग आंदोलन, किसी तरीके से हमें कोऑपरेट नहीं करना है, और हमें उनके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करनी है, और अपने ऊपर स्वराज, सेल्फ रूल, अपने ऊपर डिपेंडेंसी और अपने रूल की तरफ हमें लोगों को मायल करना है, लोगों को लेकर आना है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, जो भी लोग हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, उन सबको अपनी तरफ लेकर आना है। अब देखो कौन कौन से लोग थे इसमें, किन किन जो अलग अलग ग्रुप्स थे, कैसे पार्टिसिपेशन हुआ। अर्बन पीपल ने कैसे पार्टिसिपेशन किया, रूरल पीपल ने, ट्राइबल्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा, और उन सब की क्या सिग्निफिकेंस रही, नतीजा क्या निकल के आया। अगर हम अर्बन पार्टिसिपेशन की बात करें, शहरों की बात करें, तो उसमें यह मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ। देखो, मिडिल क्लास से खूब सपोर्ट हासिल हुआ। मिडिल क्लास में कौन, स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स, सब ने अपनी जॉब्स छोड़कर गांधी जी के सिर्फ एक आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर सब ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, और सब लोग जो है वो अंग्रेजों के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा कैसे किया, बॉयकॉट किया। जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, कोर्ट्स थी, इन सब का, जो भी अंग्रेजों की कोर्ट थी, अंग्रेजों के स्कूल्स, अंग्रेजों के कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, इन सब को बॉयकॉट कर दिया। ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया और प्रमोशन किया खादी का। जो भी ब्रिटिश के गुड्स थे उनका एक बॉनफायर बनाया करते थे, और सिंबॉलिक उसमें जो ब्रिटिश के गुड्स हुआ करते थे उनको जला दिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई वी आर डन विद देम, अब हमें ये नहीं चाहिए। और प्रमोशन किया खादी सिंबल बन गया था हिंदुस्तान के इंडिजीनियस क्लॉथ का। ये खादी सेल्फ डिपेंडेंस का भी एक सिंबल बन गया था। लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जो अंग्रेजों ने शुरू की थी हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को लाने के लिए, उनका भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। कोई भी इलेक्शन होना था उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, और उसका नतीजा क्या हुआ था, जो भी ब्रिटिश के गुड्स थे, जो फॉरेन गुड्स थे, हिंदुस्तान जो इंपोर्ट किया करते थे, हिंदुस्तानी जो इंपोर्ट किया करते थे, बहुत बड़े पैमाने पर उसको धक्का लगा था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसा माना जाता है कि खाली टेक्सटाइल का इंपोर्ट 50% तक कम हो गया था। और बट नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ था कि खादी क्योंकि बहुत मुश्किल से बनती है, तो खादी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, और वो कीमत जो है, ये जो मशीन मेड क्लोथ थे ये बहुत सस्ते होते हैं, इनसे कंपीट नहीं कर पाई, जिस वजह से क्या हुआ, मूवमेंट आखिर में अपना मोमेंटम खो चुका, उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। एक चीज से हम अगर एक जुड़ाव छुड़ाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव कोई प्रोवाइड करना होगा। अगर ऑल्टरनेटिव पूरा नहीं होगा तो लोग वापस फिर वहीं जाने लगेंगे, और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पर खादी और दूसरे स्वदेशी आइटम्स मौजूद नहीं थे, और लोग वापस जो है वो अंग्रेजी गुड्स की तरफ जाने लगे थे। आखिरकार ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरीके से अपना मोमेंटम लूज कर चुका था। चलिए रूरल पार्टिसिपेशन देखते हैं। रूरल पार्टिसिपेशन कैसे हुआ, पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों ने सपोर्ट किया पूरी तरीके से। इनकी जो परेशानियां था वो अलग थी। इन्होंने कहा भाई हमें बहुत परेशानियां हैं, हमसे बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं और हमें बेगार करने पर मजबूर करते हैं। बेगार क्या होती है, ऐसी मजदूरी होती है कि जिस पर कोई उनको उसका मेहनताना नहीं मिलेगा, उसका कोई पैसा उनको नहीं मिलेगा। ये तो गलत बात है, किसी से काम करवाओ और फिर उसका कोई पैसा भी ना दो। तो लोग इसके खिलाफ हो गए थे। अवध में
पीजेंट्स को जो लीड किया था वो किया था बाबा रामचंद्र ने, और उन्होंने क्या कहा था, उनकी डिमांड ये थी कि हम गांधी जी के साथ हैं और जब एक बार इसमें कामयाबी मिल जाएगी तो हमें चाहिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो भी जुल्म है इसको खात्मा होना चाहिए, इसका जो भी जुल्म है इसका खात्मा होना चाहिए। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है जमींदारों के पास जो जमीनें पड़ी हुई हैं इनसे लेकर जमीनें उनको देनी चाहिए जो जमीनों पर खेती करे। जमीनों पर खेती ये तो जमींदार तो करते नहीं है, ये तो बस इनके नाम में है, ये तो हम लोगों से करवाते हैं और सारा पैसा सारा मुनाफा खुद ही ले लेते हैं। तो जमीन उसकी होनी चाहिए जो जमीन पर काम करे। लेकिन यहां पर ये कुछ जो गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी नॉन वायलेंस की, इससे थोड़ा अलग हटने लगे थे। ये लोग अटैक करने लगे थे लैंडलॉर्ड्स को, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको अटैक करने लगे थे, और ये गांधी जी का जो नॉन वायलेंस की जो एक स्ट्रेटेजी थी उससे अलग हटने लगे थे। 1922 में जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा। अगर अब ट्राइबल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज ने भी ओवरवेलमिंगली पार्टिसिपेट किया था। कैसे किया था? ट्राइबल कम्युनिटीज का भी सपोर्ट खूब मिला था गांधी जी को। स्पेसिफिकली अगर हम गुदेम हिल्स की बात करें, आंध्र प्रदेश में है, इनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू, लेकिन इन्होंने भी मिलिटेंट स्ट्रगल लॉन्च किए, इन्होंने भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। ये गांधी जी को तो अप्रिशिएट करते थे, लेकिन इनका यह मानना था कि बिना वायलेंस के हम आजादी हासिल नहीं कर सकते। इन्होंने कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो उन्होंने मिलिटेंट स्ट्रगल या वायलेंस के जरिए लड़ाई लड़ी। कुछ ट्राइबल लीडर्स गुरिल्ला वॉरफेयर पर उतर आए, लेकिन उससे कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ था। आखिरकार वायलेंस को कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन हां, पता जरूर यह चल चुका था अंग्रेजों को कि हिंदुस्तानियों में भी बहुत ज्यादा दम है और इनको अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर हमने इनको ज्यादा परेशान किया, ये सब एक हो गए, तो हमारा यहां रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। इससे नतीजा क्या निकल के आया ये देख लेते हैं। मास पार्टिसिपेशन, बड़े पैमाने पर अर्बन, रूरल और ट्राइबल सेक्टर, हर एक सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया गांधी जी के आह्वान पर। अर्बन लोगों, जो अर्बन का जो था वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था कि भाई हम आपका जो है वो साथ नहीं देंगे, हम आपके स्कूल्स में नहीं जाएंगे, हम आपके कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। जबकि ट्राइबल का और रूरल का जो था वो इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवेंसेस थी। इकोनॉमिक यानी कि पैसे की वजह से कि भाई आप लोग हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हैं, हमारा इतना ज्यादा आप हमसे रेंट वसूलते हैं, इतना ज्यादा आप हमको प्रताड़ित करते हैं, आप इतना ज्यादा हमसे मजदूरी करवाते हैं, वो भी बिना पैसे के। उनके जो थे ये इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवेंसेस थे, और जिससे नतीजा ये हुआ था मास मोबिलाइजेशन। पूरे कंट्री में एक स्टिर हो गया था, पूरे कंट्री में पूरे एक हलचल मच गई थी कि कोई जो है एक हलचल मच गई थी अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी कि किस तरह से अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था इस पूरे मूवमेंट ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। रीजंस बिहाइंड द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो एक बात समझ लो, सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन से अलग तो था, लेकिन यूं समझ लीजिए कि सिविल डिसोबीडियंस जो है नॉन कोऑपरेशन का एक अपग्रेडेड मूवमेंट था, अपग्रेडेड वर्जन था। यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन में हुआ वो तो सिविल डिसोबीडियंस में होगा ही, लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन में नहीं हुआ थोड़ा और कुछ वो भी होगा, बट वायलेंस नहीं होगी। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया, और इसकी वजह थी ब्रिटिश रूल की ऑप्रेसिव पॉलिसीज। स्पेसिफिकली इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगा रखे थे। सॉल्ट, नमक के ऊपर भी टैक्स लगा रखा था, इतना टैक्स कि भाई कोई नमक बना नहीं सकता, नमक खरीदा अंग्रेजों से, और उसके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ रहा था हिंदुस्तानियों को। इस पर उन्होंने आह्वान किया था, इस पर उनकी एक पुकार थी पूर्ण स्वराज। अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये लाहौर सेशन में, लाहौर कांग्रेस का एक सेशन था, कांग्रेस के अलग अलग सेशंस होते थे। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त ये बात पाई गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हर तरीके से स्वराज चाहिए। अब हमें सिर्फ केवल स्वराज नहीं चाहिए कि हमें सिर्फ थोड़ी बहुत लिबर्टी या थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी नहीं चाहिए गवर्नमेंट में, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हर तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। इस मूवमेंट का जो पर्पस था, उसका पर्पस ये था कि हर तरीके से जो अलग अलग मासेस हैं इनको यूनाइट किया जा सके और एक कंक्रीट बॉडी की तरह इनको अंग्रेजों के सामने पेश किया जा सके, जिससे कि अंग्रेजों को झुकना पड़ जाए। की ट्रिगर था वो सॉल्ट टैक्स था, जो अंग्रेजों ने शदीद लगा रखा था नमक के ऊपर भी, जिस वजह से गांधी जी ने इससे पहले एक लेटर लिखा अरविन को। लॉर्ड अरविन उस वक्त के वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के। तो 31 जनवरी को 1930 में उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई देखिए ऐसा है, हमारी कुछ डिमांड्स हैं। उस लेटर में उन्होंने 11 रिफॉर्म्स या 11 डिमांड्स लिखी, जिसमें एक ये सॉल्ट टैक्स का अबॉलिशन भी शामिल था। गांधी जी के लेटर पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जो गांधी जी ने यह माना कि भाई इसका यह मतलब होगा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के लेटर का कोई रिस्पांस नहीं दिया, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। 240 मील चले,
डांडी को पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक बनाया समंदर के पानी से। डांडी को पहुंचे और उन्होंने वहां नमक बनाया समंदर के पानी से, और यहां नमक बनाते ही ये मूवमेंट शुरू हो गया। और उनका एक्शंस, मेथड्स, मेथोडोलॉजी क्या थी, क्या प्रोग्राम क्या था, एक्शंस किस तरीके से हमें करना है। देखो, नॉन कोऑपरेशन तो था ही। नॉन कोऑपरेशन यानी कि हमें ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करना है, स्वराज को प्रमोट करना है। लेकिन अब की बात था डायरेक्ट एक्शन। जो काम ब्रिटिश कह रहे हैं हमें वही नहीं करना है। अगर उन्होंने कहा कि भाई ये आपको टैक्स है, चौकीदारी टैक्स है, आपको ये देना है, नहीं देंगे हम। डायरेक्ट एक्शन, जो उनके कानून है उसको तोड़ना है हमें, स्पेसिफिकली जो उनके बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो नहीं करना है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करना है। सबसे पहले उन्होंने नमक बनाया। दूसरा, बायकॉट करिए, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट, हमें नहीं खरीदना है, हमें स्वदेशी खरीदना है। लिक्वर शॉप्स, जो शराब की दुकानें हुआ करती, जो अल्कोहल की दुकानें हुआ करती थी, ये भी फॉरेन अल्कोहल की, उनको बॉयकॉट करना है। हमें किसी भी तरीके से हिंदुस्तानियों को उससे दूर रखना है और उन्हें हर तरीके से टैक्सेस को पे करने से मना कर देना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे चौकीदारी टैक्स। अब देखिए, अगर कंपैरिजन करें इन दोनों में, क्या कंपैरिजन था। नॉन कोऑपरेशन में बॉयकॉट था ब्रिटिश गुड्स का, सर्विसेज का और इंस्टीट्यूशंस का, और प्रमोशन था स्वदेशी पर। लेकिन यहां पर एक्टिव डिफायंस था। ये सब तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ कॉलोनियल लॉस को भी तोड़ना था। नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी चाहते थे कि भाई धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहां से चले जाएं, लेकिन अब सिविल डिसोबीडियंस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था और वो चाहते थे कि अंग्रेज अब बिल्कुल खाली कर दे हिंदुस्तान को। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। डिस्कस द रोल ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, कल्चरल प्रोसेसेस, ये पहला जो चैप्टर है हमारा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो कल्चर होता है, फोकलोर होता है, ये लोगों को बांध देता है। ये लोगों को एक साथ तो ले आए। लोग एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि लोग जो हैं वो एक ईंटों की तरह है, चौकों की तरह है, और ये जो कल्चर है जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन छिपा हुआ होता है, ये मोटार की तरह, मसाले की तरह है, जो उनको बांधता है, एक बॉन्ड की तरह, एक बॉन्ड क्रिएट करता है। तो कैसे कल्चर ने वो रोल प्ले किया, देखिए। कल्चरल, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, डाइवर्स कम्युनिटीज जो थी, अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज, अलग अलग रीजन से और अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स के जो लोग थे। हिंदुस्तान एक बेहद डाइवर्स कंट्री है, हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं भाई। इसीलिए 1857 की जो क्रांति थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि सब लोग यूनाइटेड नहीं थे। लेकिन अब की बार नेशनलिज्म के जरिए इन सबको यूनाइट करना था। कैसे? कल्चरल प्रोसेसेस को उभारना, जो हमारा कल्चर है उसको याद रखना। अलग अलग कम्युनिटीज में और अलग अलग रीजन्स के रहने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स को फॉलो करने वाले लोग, उन सबको ये देखना था, उन सबको बताना था कि तुम सब में क्या कॉमन है, और उस कॉमननेस से उन सबको बॉन्ड करना एक दूसरे के साथ में। इमोशनल कनेक्शन विद द आइडिया ऑफ नेशन थ्रू कल्चरल प्रोसेसेस, उन लोगों को बांधना उससे, ये था इसका रोल। अच्छा, अब आपको याद होगा जैसे कि जिस तरह से यूरोप में भी एलिगोरीज क्रिएट की गई थी नेशन को लेकर, इस तरीके से यहां पर भी हिंदुस्तान में भी सबसे पहली मर्तबा जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। सबसे पहली मर्तबा भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम में। लेकिन उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई थी, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट था, एक सिंबल था, एलिगोरी थे, ये इन्होंने दिया था, एक आइडिया दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम में इन्होंने भारत माता का एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया दिया। एक भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक तस्वीर में उभारा अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने। उसको बनाया गया, उसको इस तरह से दिखाया जैसे डिवाइन है और स्पिरिचुअल मदर फिगर की तरह उसको दिखाया। मदर फिगर को देखकर, वो फीमेल ही होती हैं एलिगोरी ज्यादातर, क्योंकि उनको देखकर एक नर्चरिंग की फीलिंग आए, एक सेफ्टी की फीलिंग आती है, फ्लरिशिंग की फीलिंग आती है। हो सकता है इसीलिए ही जो हमेशा एलिगोरी होती है उसको फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जाता है। इसका इफेक्ट क्या हुआ, नतीजा क्या निकल के आया है? स्टर्ड पेट्रियोटिज्म एंड डिवोशन, एक घोल दिया, एक पेट्रियोटिज्म और डिवोशन, नेशनलिज्म का, या यूं कहिए एक लोगों के अंदर घोल दिया, और नेशनलिज्म को इमोशनल और स्पिरिचुअल बना दिया। जो नेशनलिज्म केवल पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल एक इशू था, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, जो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, उसको इमोशनल और स्पिरिचुअल बना दिया। किस तरह से किया गया? रिवाइवल ऑफ फोक लोर, जो भी पुरानी कविताएं थी, कहानियां थी, किस्से थे, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स थे पुराने, उन सब को रिवाइव किया गया। किन्होंने रिवाइव किया, किनके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम, जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर और नतीशा शास्त्री जैसे लोगों ने रिवाइव किया हिंदुस्तान के एक प्योर इंडियन कल्चर को। उन्होंने रिप्रेजेंट किया बिल्कुल, जो कि इन्फिल्ट्रेटेड नहीं था किसी भी तरीके के यूरोपियन
इन्फ्लुएंस से, किसी भी तरीके के यूरोपियन या कोलोनियल इन्फ्लुएंस से जो इन्फिल्ट्रेटेड नहीं था। उन्होंने ये बताया कि फोक ट्रेडिशन जो अपने पुराने रीति रिवाज है उससे हम हिंदुस्तान का एक ग्लोरियस पास्ट रिप्रेजेंट करते हैं और उससे दिखा सकते हैं कि हमारा भी एक पास्ट था। इन लोगों से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा एक पास्ट था जिसने लोगों के मन में एक प्राइड की भावना, एक गर्व की भावना पैदा की और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। ये जोड़ना बहुत जरूरी होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी मूवमेंट कामयाब तभी होता है जब उसमें मासेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मासेस का इन्वॉल्वमेंट, अगर मासेस बहुत सारे हैं, जुड़े हुए नहीं है, तो वो बिखर जाएंगे बहुत जल्दी। मासेस का होना और मासेस का एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होना यह बहुत जरूरी है। मासेस को मूवमेंट में लेकर आए गांधी जी, हर तरीके से सत्याग्रह को, जो उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी से सत्याग्रह की, उसने मासेस को, हर सेक्शन के मासेस को अपीस किया। पहले तो मासेस को लेकर आए और फिर उन मासेस को जोड़ने का काम किया कल्चरल प्रोसेसेस ने, और एक कंक्रीट बॉडी की तरह अंग्रेजों के सामने पेश किया। नेशनलिस्ट सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए। जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज हमारा तिरंगा है, इस तरीके का ये तिरंगा धीरे धीरे उभर कर आया। ट्राई कलर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान उभर कर आए। अलग अलग सिंबल्स थे, जैसे भारत माता, एक एलिगोरी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, ट्राई कलर, फोकलोर, इन सब ने एक विजुअलाइज किया नेशन के कॉन्सेप्ट को और यूनिटी को, इन सब ने सिंबलाइज किया। इसका नतीजा यही निकल कर आया कि ये जो कल्चरल सिंबल्स थे, फ्लैग्स थे, लिटरेचर यानी कि वही पुरानी कहानियां और जो पोएम्स, जो पुराने किस्से थे, उन सबको निकाला गया, उन सबको लिखा गया और लोगों को बताया गया कि आप लोग अलग अलग जरूर हैं लेकिन आप सबकी जड़ें जो हैं वो एक ही हैं। और इसने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को मोटिवेट किया कि वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ में जुड़ जाएं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि एवरी सोशल ग्रुप हैड देयर ओन डेफिनेशन ऑफ स्वराज। भाई, हर किसी ग्रुप की अपनी ही परिभाषा थी स्वराज की। Every social group had their own definition of Swaraj, elucidate the statement in the context of the unfolding of civil disobedience movement. Civil disobedience movement किस तरह से अनफोल्ड हुआ? हर ग्रुप के मायने, हर ग्रुप के मन में स्वराज अलग अलग था। माने हर ग्रुप स्वराज को अलग अलग तरीके से देखता था। जैसे वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? रूरल एरियाज के लोगों के लिए स्वराज के मायने अलग थे, वो क्या थे हम पढ़ेंगे। बिजनेस क्लास के लोगों के लिए स्वराज के मायने अलग थे, वो क्या है वो भी जानेंगे। और विमेन, फीमेल्स, खवातीन, उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे ये भी जानेंगे। और फिर स्वराज कैसे हासिल हुआ। देखिए, रूरल एरियाज में भी, रूरल एरिया में पीजेंट्स, वेल्दी पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स, उन दोनों के लिए अलग अलग थे स्वराज के मायने। वेल्दी पीजेंट्स में जैसे पट्टीदार्स और जाट्स, इन सब के लिए क्या थे स्वराज के मायने? क्योंकि उस समय देखो 1929-30s के आसपास का दौर है, एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर है, उससे हिंदुस्तान भी इन्फ्लुएंस हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत गिरने लगे थे। और एग्रीकल्चर प्राइसेस तो गिर रहे हैं लेकिन अंग्रेज जो है वो टैक्स उतना ही वसूल कर रहे हैं। टैक्स जो रेवेन्यू थे वो बहुत ज्यादा हैवी लगा रखे थे, जिससे क्या है, इन लोगों ने इस बात पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि प्राइसेस तो हमें उतने मिल नहीं पा रहे और आप हमसे पैसा बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं। स्वराज इनके लिए मायने थे, इनके लिए स्वराज का मायने ये था, इन लोगों के लिए, ये जो रिच पीजेंट्स हैं, इनके लिए स्वराज के मायने था कि भाई अगर हमें टैक्स कम कर दिया जाए और थोड़ा इकोनॉमिक रिलीफ दिया जाए, हमें ब्रिटिश पॉलिसी से थोड़ा माली तौर पर हमें फायदा हासिल हो, तो हमारे लिए स्वराज वही है। उनके लिए स्वराज का मायने ये उन्हें मतलब नहीं था। यानी इस बात से ऐसा मालूम भी हो रहा है कि कई लोगों को ये मतलब नहीं था कि रूल कौन कर रहा है। कई लोगों के हिसाब से ये था कि भाई हमें ये चाहिए कि भाई आप टैक्सेस लोअर कर दे और हमारे साथ थोड़ी सी रिबेट करें, थोड़े से हमारे साथ में आप आसानियां करें, हमारे लिए स्वराज वही है। जो पुअर पीजेंट्स थे, स्मॉल टेनेट्स, जो छोटे छोटे जमीन जो जिनकी छोटी छोटी जमीनों के टुकड़ों पर जो है वो खेती किया करते थे, और या फिर जो केवल मजदूरी करते थे, जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, वो एक इंडेटेडनेस जिसे कहते हैं ना, डेट ट्रैप, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है डेट ट्रैप का, जो उस साइकिल में, जो उस चक्र में फंसे हुए थे, उनके लिए क्या था स्वराज का मायने? उनके लिए स्वराज का मायने ये था कि भाई जो भी उनका कर्जा है उसको माफ कर दिया जाए, जो भी उन्हें किराया देना है उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए, और जो एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको जमींदारों के द्वारा, वो एक्सप्लॉइटेशन, देखो जमींदार भी कई सारे थे, कुछ ऐसे जमींदार थे जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, ऐसे एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी थी। इनका मायना जो ये था, इनका मायना जो इनके लिए स्वराज के मायने ये थे कि हमारा लोकल और इकोनॉमिक रादर देन पॉलिटिकल। देखो, इस बात ये भी लग रहा है कि उनके हिसाब से ये था कि भाई रूल कोई भी करे, हमें तो हमेशा से ही सताया गया है,
हमारे लिए स्वराज ये है कि आप हमसे कम टैक्स वसूलें, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कम करें। हमारे लिए स्वराज वही है। बिजनेस क्लास में जो मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं उनके लिए स्वराज का मायने क्या था? जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बना करती थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें हिंदुस्तानियों को नहीं शामिल किया जाता था। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं बिजनेसमैन के ऊपर कि आप दूसरों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर किसी के साथ ट्रेड करने की आजादी होनी चाहिए ताकि हमें भी मुनाफा कमाने का मौका मिल पाए। इन्होंने सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ध्यान दीजिएगा। वो सपोर्ट इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था अगर ये कामयाब हो गया तो हमारे लिए भी फायदा हासिल होगा। शुरू में इन्होंने सपोर्ट किया था मूवमेंट को, शुरू में इन्होंने खूब सपोर्ट किया था मूवमेंट को, क्योंकि अगर मूवमेंट कामयाब होता तो इनके लिए भी फायदा था। लेकिन इनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता चला गया जैसे जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो इनका सपोर्ट भी धीरे धीरे जाता रहा और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी अपना मोमेंटम खो बैठा। और आखिर में एक बात ये भी है, एक बात इन्हें फिक्र इस बात की थी क्योंकि जो बड़े बड़े मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें डर था कि जो कांग्रेस है उसमें सोशलिज्म बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सोशलिज्म बढ़ते बढ़ते कम्युनिज्म का रुख इख्तियार कर ले। अब आती है विमेन की बारी, अब आती है विमेन की बात। विमेन भी गांधी जी के कॉल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी, मुतासिर हुई थी। उन्होंने कहा हम भी अपना रोल प्ले करेंगे आज़ादी के लिए। उन्होंने भी बहुत सारी मार्चेस, जो बॉयकॉट मूवमेंट थे और प्रोटेस्ट थे, वो शामिल हुई थी। अगर आप देखेंगे दांडी मार्च और कई सारी जो अलग अलग प्रोटेस्ट मार्चेस हैं उसमें विमेन का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा आपको। और ये भी अगर कभी पुराने फोटोज देखेंगे तो उसमें विमेन का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, मिडिल क्लास, अमीर घरों की, अच्छे घरों की जो फीमेल्स थी, ख्वातीन थी, उन्होंने भी इसमें खूब पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आपको एक बात ये बता दें, जो विमेन का पार्टिसिपेशन था इट वॉज सिम्बॉलिक, मोस्टली इट वॉज सिम्बॉलिक। हम ये तो नहीं कहेंगे केवल दिखावे के लिए था, लेकिन विमेन का जो पार्टिसिपेशन था स्पेसिफिकली ये देखा गया कि वो सिंबॉलिक था, एक्चुअल बहुत कम था, स्पेसिफिकली उनके जेंडर रोल्स की वजह से, क्योंकि उनको घर की और भी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन मोस्टली सिंबॉलिक था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में एक बहुत बड़ा नतीजा ये निकल कर आया था कि विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में और पब्लिक एंगेजमेंट्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इससे ये पता चलता है हर किसी के एस्पिरेशन स्वराज के लिए अलग अलग थी। कुछ लोग इकोनॉमिक रिलीफ चाहते थे, कुछ लोग लिटरली आज़ादी चाहते थे, अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे, कुछ ये चाहते थे कि भाई हमारा जेंडर जो है फीमेल होने की वजह से हमें पीछे ना रखा जाए, हमें भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। हर स्फीयर में हम किसी भी मेल से कम नहीं हैं, ऐसा फीमेल्स का मानना था। तो हर किसी के लिए स्वराज के मायने अलग अलग थे। फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।